फ्रैंकली स्पीकिंग कभी कभी लगता है ऐसे सपना देखा क्या और कभी सोचा नहीं था और ये सोच के किया भी नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर सोचा था कि जो करेंगे अपने दिल से करेंगे, अच्छा करेंगे। म्यूजिक से फिल्म में आने का किस तरह सोचा? पहले आयरिस फिल्म ही था, अच्छा, आयरिस म्यूजिक बाद में आया, लेकिन मार्केट में या लोगों के सामने आयरिस म्यूजिक पहले आया, आयरिस फिल्म बाद में। उसका रीजन मैं बताता हूँ। नेपोटिज्म बोला जाता है ना, बिल्कुल वही है। दोस्त ने दोस्त तो ले लिया। क्या बात। और इस फिल्म को हम जब शुरू करने वाले थे तो इसने मुझे रात को बहुत गालियां दी। काम ही गाली वाले थे। और इसका अपना संघर्ष रहा है और वो संघर्ष मैंने देखा है। हम सालों तक नहीं मिलते थे, लेकिन उस दौरान इसकी कहानियां मेरे पास पहुंचती थी। तो जो संघर्ष इसने किया और जो इसकी काबिलियत, मैं कभी कभी सरप्राइज होता था कि ऐसा क्यों होता। मैं इस फील्ड से नहीं था ये, लेकिन हम बचपन के दोस्त में हम एक दूसरे के बारे में जानते थे। हम सालों नहीं मिलते थे। नमस्कार, मैं नम्रता मिश्रा ग्रूव नेक्सस स्टूडियो से। आज हमारे साथ जुड़े हुए एक बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने जन्म लिया देश की राजधानी के एक छोटे से इलाके में। उनसे जानेंगे उनके सफर के बारे में, मौजपुर से बड़े पर्दे तक के सफर के बारे में, थिएटर से बॉलीवुड तक के सफर के बारे में। ना सिर्फ उनके सफर के बारे में, बल्कि जानेंगे उनकी कामयाबी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, जैसे कि द पिकअप आर्टिस्ट, विक्रम वेदा, सोन चिरैया, ऐसी कई सारी बड़ी फिल्में इन्होंने की। तो स्वागत करते हैं ग्रूव नेक्सस स्टूडियो में देव चौहान जी का। नमस्कार। तो सर आप हमें बताइए अपने इस सफर के बारे में। मौजपुर से आपका जो बड़े पर्दे तक का सफर था वो किस प्रकार का था? सफर की शुरुआत बाल भवन से हुई। तो मैं लगभग 12 साल का था, तो किसी ने बाल भवन के बारे में बताया और मैं बाल भवन जब पहुंचा तो समर वेकेशन में एक बच्चे को 2 एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लगभग 100 एक्टिविटीज लिखी थी, इसमें स्पोर्ट्स भी था, म्यूजिक भी था, साइंस भी था, आर्ट भी थी। तो मैं सब पढ़ते 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 2 जगह उंगली मेरी लग गई कि एक अभिनय और दूसरा तबला जी। तो आज मैं अगर याद करता हूँ तो मेरे पास उससे पहले कुछ ऐसा नहीं था कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से आया हूँ या मेरे घर का कोई बंदा इसमें है या मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज थी। वो था कुछ पहले का, तो बस वहाँ अभिनय और तबले को लेके आगे बढ़ रहे, वहां से शुरुआत हुई। तो आपने बाल भवन में डिसाइड किया कि आप अभिनय करेंगे या? हाँ, डिसाइड ये करा कि यहाँ वो जगह है जहाँ मैं सीख सकता हूँ। डिसाइड तो शायद पहले से ही हो गया था, पिछले जन्म से। क्योंकि 12 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है जी। और मुझे आज भी याद है, मैं पहली क्लास से ही मेरे स्कूल का कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता था जिसमें मैं ना हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो टीचर क्लास में आ जाती थी कि क्यों नहीं है, चल ये डांस करना है। तो मैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही स्टेज पे चढ़ता आ रहा हूँ, बट ये नहीं पता था कि ये जो स्टेज का प्यार है या पैशन है ये मुझे कहाँ तक ले जाएगा। वो वहाँ बाल भवन से मुझे शुरू। और संगीत की तरफ जो रुझाव आपका था? हाँ, वो भी पहले से ही था कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा भी कई बार क्लास से भगाया गया जी। मैं अपने हाथों से ना टेबल बजाता था, डेस्क पे बैठते हैं बच्चे, तो डेस्क बजाता था। कभी घर पे लकड़ी के गेट पे कान लगा के उसे बजाता था। तो वो बजाना कहाँ से आया मुझे पता नहीं। कई बार डांट खाई, मार खाई, ये क्या कर रहा है, तो भरी क्लास के अंदर आप बजा रहे हो, टीचर भी इग्नोर कर रखा है, तो पिटाई भी हुई। लेकिन वो बाद में पता चला कि वो कहीं ना कहीं था, तो फिर वो तबला अपने आप ही आ गया जीवन में। तबला सीखा, ढोलक सीखी, तो म्यूजिक से बहुत प्यार था। मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद सिंगर होता। मतलब मुझे म्यूजिक में जाना था, रिदम मुझे बहुत पसंद थी। तो लेकिन ठीक है, जितना जो सीख पाए जो कर पाए।
सर अभी आपने जैसे कि बताया परिवार का कोई सहयोग नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो बाल भवन के बाद जो आपका सफर थिएटर की तरफ शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये परिवार का कोई इन्वॉल्व नहीं था इसमें, लेकिन परिवार का कुछ तो था। जैसे कि मेरा 1975 में जन्म हुआ है। जिस साल मेरा जन्म हुआ उस साल पापा को टूरिस्ट टॉकीज चलाने की परमिशन मिली, जो मेलों में सिनेमा चलाते हैं, वो मेरे पापा को परमिशन उस दिन मिली थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ। तो पापा बताया करते थे, पापा पढ़ने में बहुत अच्छे थे, साइंस के स्टूडेंट थे, तो वो बताते थे वो भी भाग के फिल्म देखते थे। हम लोग अलीगढ़ के पास खैर से हैं, तो खैर से अलीगढ़ जाते थे फिल्म देखने, तो वो अक्सर बताया करते थे कि वो पर्दे के आगे नहीं देखते थे, वो पर्दे के पीछे देखते थे कि ये फिल्म कैसे यहाँ पे आती है। तो उसका असर ये हुआ कि बाद में उन्होंने प्रोजेक्टर बनाए, प्रोजेक्टर ठीक करे, साउंड सिस्टम ठीक करे, साउंड सिनेमास की, और फिर सिनेमा भी चलाया। तो वो ब्लड में मुझे लग रहा कहीं ना कहीं तो था वो सिनेमा। हाँ, बाल भवन के बाद मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं इस लाइन में आगे कैसे बढ़ूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो हमारे लास्ट टीचर मेरे बाल भवन के थे आशीष घोष। उन्होंने मुझे सप्तराश्मी का ग्रुप है नाट्य मंच, उसके बारे में बताया कि मैंने कहा सर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे को थिएटर करना है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ग्रुप है और वो लोग शाम को रिहर्सल करते हैं, जिस दिन रिहर्सल करते हैं उस दिन शो नहीं होता, जिस दिन शो होता उस दिन रिहर्सल नहीं होती, तो वही समय में सब काम होते हैं। तो उनके साथ मैंने फिर बहुत मेहनत करी उनके साथ जुड़ने के लिए। उनके हर जगह जहाँ शो होते थे वहाँ पहुंच जाता था। फिर शो के बाद पूछता था, मैडम उनकी वाइफ है माला श्रेयाश, तो उनसे मैं पूछता था मैडम मुझे आपके साथ काम करना है, जुड़ना है, तो कैसे जुड़ सकता हूँ। तो फिर वो मुझे कहीं और, कल हमारा शो है वहां जाना, फिर वहां जाना। ऐसे मुझे लगभग 2-2.5 महीने घूमता रहा। तो तब तो गुस्सा आता था कि यार ये लोग इतना क्यों घुमाते, लेकिन आप समझ में आता है, बात में समझ आया वहां की कि वो देखना चाहते थे कि ये अट्रैक्शन में आया है या कोई डेडिकेशन है। वो शायद उसको तोलना चाहते थे कि इसके अंदर कितना जुनून है। तो मैं तो लगा पड़ा था। तो फाइनली 2-2.5 महीने बाद उस ग्रुप में मेरी एंट्री हुई और उनके साथ मैंने नियर अबाउट 1000 शोज किए। उसके बाद मैं चिल्ड्रन थिएटर में एज ए डायरेक्टर काम करने लगा। चिल्ड्रन थिएटर मैंने बहुत काम किया। इंडिया का पहला नेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल कमाली में ऑर्गेनाइज हुआ था, वो मैंने एज ए डायरेक्टर किया। उसके बाद इंडिया का पहला इंटरनेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल जो बॉम्बे में हुआ था, सेंट एंड्रूज में रियान वालों ने ऑर्गेनाइज कराया था। तो इंडिया की तरफ से जो 2 नाटक रिप्रेजेंट हुए थे उसको एक को डायरेक्ट करने के लिए मुझे दिल्ली से बुलाया गया था। तो ऐसे फिर जर्नी आगे बढ़ती थी। मैं जगह जगह मुझे पता चलता था फलाना ग्रुप कोई प्ले करने वाला, तो वहां पहुंच जाता था, मुझे बोलते तो ऐसे करके बस जर्नी को आगे बढ़ाते गए। सीखना मुझे था तो मैं भागी जा रहा था, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं मिल रही थी मुझे, मैं एक जगह रह के कुछ सीख पाऊँ, तो जगह जाके सीखने का मौका मिला और वो शायद अच्छी रहा। अभी तनवीर साहब के साथ भी मौका मिला, मुझे रेखा जैन जी के साथ काम मिला, प्रेम मटियानी जी के साथ काम किया, अनिल शर्मा जी के साथ काम किया, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर थे, अमीर रजा हुसैन के साथ भी काम किया। तो मैं आज मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे बहुत डिफरेंट ग्रुप्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और काम जितना मैंने करा नहीं है उतना मैंने वहां से समझा है, क्योंकि आप करते वक्त शायद उतना नहीं समझते जितना आप देख के समझते। तो मैं करता तो जितना था, बट वो जितना वो करवाते थे वो मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता था और उनसे बहुत आनंद लेता था। तो ऐसे थिएटर आगे बढ़ता है। सर ये तो थिएटर की रही बात, थिएटर से बड़े पर्दे तक का सफर आपने किस तरह तय किया? जैसा बताया मैंने कि 88 में थिएटर शुरू करा और तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये दुनिया क्या है, दुनिया कहाँ तक जाएगी, तो मेरा मन लगता है मुझे करना है। फिर लगभग 12 साल मैं थिएटर में पूरी तरह से डिवोटेड था। 2000 में जाके फिर मैंने कैमरे पे काम करना शुरू करा। तो हुआ ये कि लगभग 2018-19 के आसपास ये समझ में आ गया कि यार कैमरे पे काम करके ही रोटी मिलती है। तो बड़े हो गए थे, तो अब आगे भविष्य क्या है इसका, तो वो है कैमरा। आप मीडिया में काम करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। झूठ बोलने की आदत नहीं थी, तो जहां भी ऑडिशन में जाते थे तो पूछते थे वो लोग कि
थिएटर कितना गया, तो लगभग 10-12 साल हो चुके थे थिएटर करते हुए, तो बोल देता था। लेकिन जब वो ये पूछते थे कि आपने कैमरे में क्या किया है, तो मैं बोलता था मैंने कैमरा देखा भी नहीं है। तो उसके पीछे एक वजह ये थी कि मैंने एक कसम खाई थी कि मैं कैमरा उस दिन देखूंगा जिस दिन कैमरा मुझे देखेगा। तो ये कसम मैंने इस बखूबी ऐसे निभाई कि मान लीजिए मैं अगर एसआरसी में बैठा हुआ हूँ कैंटीन में अंदर, और मुझे पता चल जाए कि बाहर कैमरा लगा हुआ है, कोई शूट हो रहा है या कोई इंटरव्यू हो रहा है, वट कैमरा लगा है, तो मैं पूछता रहता था कि कैमरा चला गया। तो जब तक कैमरा नहीं जाएगा मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे कैमरा उस दिन देखना था जिस दिन कैमरा मुझे देखेगा। तो मैं बोल देता था साहब कि भाई मैंने आज तक कैमरा ही नहीं देखा, तो मुझे लिया नहीं जाता था। मुझे आज भी याद है स्कूल डेज, बहुत बड़ा सीरियल था उस समय का डीडी पे, उसके इंटरव्यू ऑडिशंस हुए थे, मैं गया भी था। सिर्फ यही वजह थी कि मेरे को नहीं लिया गया कि मैंने बोला कि कैमरा मैंने आज तक देखा नहीं, बट ठीक है, मुझे सच बोलना था। तो मेरे एक दोस्त हैं दिनेश, मेकअप में है वो, उन्होंने एक बार मुझे बताया कि यार मेरे एक जानकार हैं ललित बहन, बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर रहे वो, डीडी पे बहुत अच्छे सीरियल उनके बड़े हिट रहे। उनका सीरियल वेद व्यास के पोते वो बना रहे थे। तो उसने बताया कि ऑडिशन हो रहे हैं और तू जाके दे दे। मैं ऑडिशन देने गया, ललित साहब ने मेरे से बात करी, भाई कब से थिएटर कर रहे हो क्या। सेम सवाल फिर आया कि कैमरा पे काम कितना किया, तो मैंने जी मैंने काम नहीं, मैंने आज कैमरे नहीं देखा। उन्होंने छूट के बोला कि करना तो है ना। हाँ सर करना तो है। तो कहने लगे तू फाइनल है और परसों हम लोग शूट के लिए निकल आए। मैं इतना खुश हुआ था कि मैंने यार ये क्या हो गया अचानक से। तो मैं किशनगढ़ में शूट होना था और वैन में बैठ के जब मैं दिल्ली से किशनगढ़ के लिए जा रहा था तो मैं बहुत नर्वस था, बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मैंने कैमरा देखा नहीं था और कैमरे की दुनिया पता नहीं थी, पता नहीं क्या होगा। और मुझे सर्कस का वो सीन याद आ रहा था उस वक्त, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो सीन मुझे आंखों के आगे इतना याद आ रहा था, जिसमें आशुतोष ग्वालेकर सर्कस में वो बने थे ना जिम्नास्टर। तो एक फिल्म की शूटिंग के लिए एक टीम आती है सर्कस में और उसका हीरो का डबल बॉडी का रोल करते हैं आशुतोष ग्वालेकर, वो स्टंट वो करते हैं। तो शाहरुख खान वगैरह सब मिलके उस टीम के डायरेक्टर को बोलते हैं कि सर ये हमारे जो जिम्नास्टर है ये एक्टिंग का बहुत शौक है, उनको एक्टिंग करनी है सर, तो आप प्लीज। तो इतना जोखिम भरा काम कर रहा था तो डायरेक्टर का ठीक है भाई करवाते हैं, उनको एक रोल दे दिया। अब रोल दे दिया तो वो रात भर रोल के लिए तैयारी करते थे, डायलॉग याद कर रहे होंगे, अगले दिन शूट होना था। तो जब शूट होना था तो टेक रीटेक 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 रीटेक, फाइनली वो शूट नहीं कर पाए। तो बहुत उदास हो गए। तो डायरेक्टर ने उनको एक बात ये कही कि देखो जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, तो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, तो आप इसमें निराश मत हो। ये सीन मुझे बहुत याद आ रहा था कि मैं डरा हुआ था कि कल कहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं जाएगा। मेरी 12 साल की तपस्या है कि मुझे एक्टिंग में आने वाला जो पहला मौका है जब मैं कैमरे पे करने जा रहा हूँ, पता चला मैं वहां पे तोतला हो गया। मैंने इतनी टेक दे रहा हूँ कि डायरेक्टर ने भगा दिया मुझे, तो बहुत डरा हुआ था। और उसमें हुआ ये कि मैं सीधा सेट पे ले गया, ये भी नहीं कि पहले होटल ले जा रहे हैं जी और उसी दिन मेरा शॉट लगाना है, सीधा सेट पे गया। मैं मेकअप, क्योंकि मेरा दोस्त ही मैंने बताया जैसे कि दिनेश मेकअप कर रहा था, तो मैं ऊपर उससे मिलने गया, मैंने कहा मेकअप कर। वो कहने लगा भाई तू अब तो कैमरा देख ले जाके, अब तो तू कसम पूरी हो। मैंने ना पूरा तैयार हो गए तब जाऊंगा कैमरे आगे शॉट में। तो मैं तैयार हो गया। तो देखा तो मेरे जो मालिक बने हुए, मैं नौकर बना था, मेरे मालिक के बेटे को मैं ननिहाल से लेके आया हूँ, वो एंट्री करनी थी मुझे। तो जो मेरे मालिक बने हुए थे वो आदिल राणा जी बने हुए थे। आदिल राणा बहुत बड़े एक्टर हैं और कमाल का काम करते हैं, और उस समय तो हमारे लिए मतलब ऐसा था कि वो पता नहीं इसके आगे में खड़ा हूँ। तो फाइनली मैं बच्चे के साथ बाहर खड़ा हूँ उस घर के अंदर, मुझे कमरे के अंदर घुस के डायलॉग बोलना है। मैं गया, एक्शन हुआ, मैं गया, मैंने डायलॉग बोला। उधर से चौधरी साहब, वो चौधरी बने थे, उन्होंने कुछ डायलॉग बोला और कट हुआ, डायरेक्टर कट। अब जैसी कट, जिस एनर्जी से कट बोला गया उसी एनर्जी से मेरे अंदर झटका लगा और मन में आया कि तेरी कोई गलती है बेटा। तो पता चला मेरी कोई गलती नहीं, बच्चे की कोई गलती थी। तो मैं मुड़ा और मैंने देखा कोने में कैमरा है, मैंने मन ही मन प्रणाम किया, मैंने कहा देखता संभालो, पहली बार आपके सामने हूं। मैं बाहर आया, दूसरा रीटेक हुआ, फिर डायलॉग वाले हुआ, फिर कट हुआ। मुझे इस बार तो मेरी गलती, तो
तो पता चला 14 हिट की एंट्री लेट हुई, फिर तीसरा रीटेक हुआ, फिर मैं गया, फिर डायलॉग वाले हुआ, फिर कट बोला, फिर मैंने इस बार तो मेरी होगी, तब भी मेरी नहीं। तो तीसरी के बाद जब मैं बाहर आया तब मैंने अपने 2 थप्पड़ मारे। मैंने कहा तू ये डर डर के गलती ना होते हुए कर देगा, तेरी गलती नहीं हो रही है, तू इतना मत डर भाई। बस वो दिन था, फिर मैं डरा नहीं। तो वहां से शुरुआत हुई कैमरे की। कैमरे की शुरुआत तो हो गई सर, फिल्मों की शुरुआत कैसी हुई? बॉम्बे में आप जब आए शुरुआती दौर में, तो वहां का सफर, वहां का संघर्ष किस प्रकार था? बॉम्बे का जो सफर था वो थोड़ा निराशा भरा था। मैं 2005 में चला गया था बॉम्बे कि यार दुनिया तो वही है, हम लोगों के लिए काम नहीं मिलेगा। वहां पहुंच गए। मुझे होम सिक की बहुत बीमारी थी, इकलौता बेटा था, कोई बच्चे गया नहीं, अकेला रहा नहीं, खाना बनाना आता नहीं, कपड़े धोने आता नहीं, घर का कोई काम नहीं आता, और राजाओं की तरह घर में रखा जैसे भी थे। हमारे माँ बाप ने बड़ा प्यार और वो सब दिया, और वहां जाके तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इन सब चीजों के बावजूद वहां काम नहीं मिला था, और संघर्ष बहुत उस जमाने का बड़ा टफ था, बिकॉज जगह जगह प्रोडक्शन हाउस में जाके फोटो बांटना, आप जो है पहले फोटो बनवाइए, उसपे स्टिकर लगवाइए, अपनी एज हाइट वगैरह ये सब देखना, फोन नंबर लिखना, उसे चिपका के फिर फोटो का पंच बना के फिर वो फोटो लेके प्रोडक्शन हाउस में जाना। तपती गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, और प्रोडक्शन हाउस से पहले अंदर जाने से पहले आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक ठाक करके जा रहे हैं अंदर, और वहां पे विशाल के लड़की पूछा हाँ क्या फोटो देने आए जी लाओ, तो उसको बंच पकड़ाया, उसने 3 4 5 फोटो जो भी निकाल के, तो वहां पानी भी नहीं पूछ रहा, कोई बता दिया। तो वो इतना पेनफुल था ना कि गुस्सा आता था, यार कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है। वो उनकी भी गलती नहीं थी, रोज 100 आदमी आते होंगे हम जैसे, कब तक कितनों को पानी पिलाएंगे, तो हमारे लिए पेनफुल था। तो वो उस समय 2005 से 9 तक मैं वहां रहा, काम किया मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं काम किया। मैंने प्रकाश झा का सीरियल करा बाहुबली, उस दौरान जिसमें पंकज त्रिपाठी थे, अक्षय मिश्रा थे, चेतन पंडित थे, बहुत सारे बहुत सीनियर एक्टर थे। और 2008 मेरे लिए वहां पे बहुत अच्छा रहा था, मैंने बहुत ज्यादा काम जो किया उस दौरान वो 2008 में किया। तो एक सीरियल वो आता था बालिका वधू, स्पेयर ऑरिजिन का, तो वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया। एक कॉस्ट्यूम ड्रामा एक सीरियल हो रहा था अंगद, तो अंगद का जो पिता का रोल, राजा का रोल कर रहे थे, उसके मंत्री के रोल के लिए मैं फाइनल हो गया था। और जिस दिन मैं फाइनल हुआ था, मैं पंकज त्रिपाठी जी के साथ ही आ रहा था बाइक पे, तो उन्होंने मुझे बड़ी विशेष दी कि यार, तो मैं उसमें फाइनल हो गया। शूट करने हम लोग जोधपुर, जैसलमेर वगैरह चले गए, और मैं बहुत खुश था कि चलो सीरियल मिल गया, पैसे भी ठीक ठाक थे, और महीने में लगभग 10-15 दिन का काम की बात हो गई थी। तो मैंने कहा यार ठीक है, 10-15 दिन का काम से इतने पैसे आ जाएंगे, बाकी के 10-15 दिन में फिल्मों के लिए करूंगा स्ट्रगल, तो इतना ही काफी है। तो हम बहुत खुश। तो हम जब सीरियल शुरू करके आ गए, तो उसके प्रोमो आने शुरू हो गए, कमिंग सून अंगद, कमिंग सून अंगद। तो मैंने, मेरे पे जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर थे, सबको मैंने मैसेज कर दिया कि भाई मुझे आप देखें, 9X पे आने वाला था। तो गरीबी सीमा पे थी कि वो मैसेज करे भूल गया। उस समय तो पैसे लगते थे ना एसएमएस के, तो सारे पैसे उड़ गए। अरे क्या वो कह रहे, तो इतने सारे मैसेज करो तो पैसे उड़ेंगे, उड़ गए सारे। फिर खैर वो अब हुआ ये कि कभी कभी बुरा होना आपके लिए कैसे अच्छा साबित होता है, ये बात आप समझिएगा। तो वो सीरियल आने से पहले बॉम्बे में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी टेक्निकल लोगों, 2000 ये 9-8 की बात, 9 की बात है। तो वो इतनी बड़ी स्ट्राइक थी कि सीरियल बंद हो गए थे शूट होने, और रिपीट जो शो थे, वो एपिसोड थे, वही आ रहे थे, और हम सब लोग कमरे में कैद हो गए थे, क्योंकि काम नहीं, धंधा नहीं, कहीं जाना नहीं। सुबह नाश्ता करने जाते थे, बाहर सो जाते थे। तो सोचा चलो कोई बात नहीं, स्ट्राइक है, कब तक चलेगी, कभी तो खत्म होगी, महीने, 1.5 महीना, 2 महीना चलेगी। अब जब वो खत्म होने पे आई, तो पता चला कि 9X के बंद होने की अफवाह उड़ने लगी, और स्पेयर ऑरिजिन जो प्रोडक्शन हाउस था, जिसका बालिका वधू इतना हिट था, उन्होंने वो सीरियल उठा के स्टार प्लस को दे दिया। स्टार प्लस ने पहले उस सीरियल का नाम बदला, अंगद की जगह शौर्य और सुहानी के नाम आया। पहले तो नाम बदला, फिर स्टोरी में कुछ चेंजेस करे, और स्टोरी में जब चेंजेस हुए तो उसमें से मेजर लगभग 7-8 कैरेक्टर आउट हो गए।
तो उसमें मैं भी था, मैं भी आउट जी। उस समय तो बहुत बुरा लगा और उस गुस्से में मैं दिल्ली आ गया। फिर मैं 2011 में दोबारा गया कि अब लगता था कि यार इसके अलावा तो आप कहाँ जाओगे, बॉम्बे के अलावा एक्टिंग का तो कोई और दूसरी जगह ही नहीं। तो फिर गए, लेकिन 2011 में मैं इतना फेडअप हो गया कि मैंने जब बोरीवली से गरीब रथ में टिकट लेके बैठ गया मैं, तो मैंने ये बात फिल्मी लगेगी आपको लेकिन सच्चाई है कि मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए ये बोला कि मैं मर जाऊंगा पर स्ट्रगल करने नहीं आऊंगा, मुंबई नहीं आऊंगा, स्ट्रगल करने नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा। तो ये कह के आ तो गया मैं दिल्ली, लेकिन मैं दिल्ली आके बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेशन में जाने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार एक एक्टर की कर्म भूमि तो बॉम्बे है, और अगर आप बॉम्बे ने ही आपको भगा दिया है, बॉम्बे ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आप टिक नहीं पाए, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो इस सोच में मैं बहुत ज्यादा परेशान होते 2013 में मैंने अपने आप को फिर दोबारा से खड़ा किया और मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं दिल्ली से ही करूंगा। सावधान के मैंने सिर्फ 3 ही एपिसोड करे, तीनों लीड करे। तो तीसरा एपिसोड में कर रहा था पंचकुला। पता नहीं मुझे क्या दिमाग में आया, मैं सेट पे कोने में गया और मैंने अपने 2 थप्पड़ मारे और ये कहा कि मैं आज के बाद टीवी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, अब मैं कोई क्राइम शो नहीं करूंगा। कभी वापस मुड़ के देखने का नहीं सोचा थिएटर की तरफ? कब आपने थिएटर में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, थिएटर ने आपको बहुत अच्छे से अपनाया, तो इन संघर्षों के दौर में कभी ये नहीं सोचा आपने कि थिएटर ही कर लेते हैं? नहीं, थिएटर ही कर लेते हैं ये नहीं आया, क्योंकि आप मोहब्बत की अगला पड़ाव क्या है? शादी। जी। थिएटर का अगला पड़ाव क्या है? मीडिया। बिल्कुल। पहली फिल्म जो आपकी आई, वो सफर आपने कैसे तय किया? मैंने बताया जैसे कि मैंने कसम खा ली कि मैं अब टीवी नहीं करूंगा, तो दिल्ली के अंदर जो भी कास्टिंग वाले थे उनके पास बस चक्कर लगाते रहना, जाते रहना, मिलते रहना, ऑडिशन पे ऑडिशन देते रहना। तो विकी डॉनर, मर्दानी, हाईवे, चिल्ड्रन सवार, मिस्टर अब्दुल हाजी रोज, जब तुम कहो, बहनों की देवी, शुभ मंगल सावधान, बहुत फिल्में वन डे टू डे मिलने लगा। तो जब वन डे टू डे की स्टार्टिंग हुई तब ऑब्वियसली मैं खुश था, फिल्में मिल रही है भाई। तो लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं उससे भी परेशान होने लगा। तो परेशान नहीं, मतलब मुझे लगता है कि आदमी को संतुष्ट काम में नहीं होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए, जीवन के जीने के तरीके में होना चाहिए, है ना। लेकिन काम और अपने आप को निखारने में, अपने आप को बढ़ाने में, अपने आप को पॉलिश करने में वो चाहत बनी रहनी चाहिए। तो मैं ये आ गया था दिमाग में, क्या है, मैं वन डे टू डे का एक्टर हूँ, मुझे वन डे टू डे ही मिलेगा बस। अच्छा, बॉम्बे से आते हैं मेन कास्ट, तो सब बड़े बड़े कास्ट जो बड़े रोल होते हैं वो सब बॉम्बे से आते हैं, तो हम लोगों को कोई नहीं देगा। तो ऐसा मन में लगने लगा। तो भ्रांतियां भी आई थी, क्योंकि लोग सुनते रहते थे कि अरे ये तो अपने अपनों को देते हैं, कास्टिंग वाले तो उनको ही देते हैं जो उनकी खास होते हैं, ये होते हैं। लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं, ये टूटी क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, टैलेंट हमेशा टैलेंट ही रहेगा और टैलेंट से ही आदमी आगे बढ़ेगा। मैंने ऑडिशन दे के मेहनत करके ही आगे बढ़ा हूं, ना कि कोई आपसदारी में। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था, कोई मेरा अपना नहीं था जो चल भाई तेरे को रोल दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर फिल्मों का, अच्छी फिल्मों का दौर तितली फिल्म से शुरू हुआ। तो तितली फिल्म में पहली बार मैं एक ऐसा रोल कर रहा था, भले ही छोटा था, बट रणवीर शौरी के अगेंस्ट में एक पावरफुल रोल कर रहा था, उसे डोमिनेट कर रहा था, ऐसा मेरा कैरेक्टर था। और इसमें मजे की बात ये थी कि मेरी कैमरे की शुरुआत, जैसे मैंने बोला, ललित बहल जी से हुई थी। तो ललित बहल जी ने मेरी कैमरे की शुरुआत करी थी, और तितली जहां से मेरी बड़ी फिल्में मिलना शुरू हुई, मुझे जब मेरे काम को देखा गया, समझा गया, ताकि मुझे बड़े रोल मिलने लगे, तो वो तितली की शुरुआत उनके बेटे कन्नू बहल से हुई। नर्वस थे आप तितली पे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। छोटे रोल करते हुए भी चीजों को समझा तो जा ही रहा था ना, वो मेरे लिए लर्निंग था सब। मैं
भले ही छोटे रोल कर रहा था पर मेरे पे सेटअप हमेशा बड़े आते थे। हाँ। हाईवे इतना बड़ा, इम्तियाज अली साहब, बिल्कुल। आलिया भट्ट, रणदीप हुड्डा, तो मैं भले ही वहां छोटा रोल कर रहा हूँ पर मैं बड़ा काम करते हुए देख रहा हूँ। तो मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ कि अरे ये तो हो रहा है काम बड़ा, मैं ऐसे देख रहा हूँ ये कैसे कर रहा है ये बड़ा काम, कल को मुझे भी बड़ा मिलेगा तो मैं कैसे करूंगा, क्या टेक्निकल चीजें होती हैं, कैसे डायरेक्टर की भाषा को समझा जाता है, कैसे उस बात को समझ के दिया जाता है, वो बड़े एक्टर कैसे कर रहे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस, तो वो सब चीजें मैं ऑब्जर्व करता था। तो नर्वस तो कभी नहीं, बल्कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ तितली में ही, हम मेरठ में जहाँ गाड़ियां कटती थी, अब तो शायद वो बंद हो गया मार्केट, वहां पर हम एक ऐसी गली के अंदर शूट कर रहे थे जो बंद थी, और वहां का जो क्राउड था वो गाड़ी काटने वाले लोग जैसे होते हैं, अनपढ़ होंगे या थोड़े से गुस्सैल, तो वहां एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि वहां का जो लोकल लोग थे वो शूट नहीं होने दे रहे थे। अच्छा। और उनका जल्दी जल्दी करो, निकलो यहाँ से, निकलो। और बहुत मेजर सीन था मेरा, 2 मिनट कुछ सेकंड का, रणवीर और मेरा ही। तो वो सीन हमने ऐसे धेड़ पैड़ किया, और जब हम वहां से गली से बाहर आ गए, सारी यूनिट बाहर आ गई, तो उसकी क्रिएटिव हेड जो थी, उन्होंने मुझसे ये वर्ड बोला था, कह रहे सर अगर आज आपकी जगह कोई और एक्टर होता हल्का, तो आज हम बहुत हंसते। आपने रीटेक नहीं करे और दबाव से काम करा। अब रणवीर शौरी जी के लिए क्या बोला जाएगा, वो तो भारतीय है और कमाल के एक्टर है, लेकिन मेरे लिए ये बात जरूर थी कि भाई मैं बहुत छोटा एक्टर था उनके सामने, और उस सीन में मैं बड़ा दिख रहा हूँ वहां पे, हाँ। और उसे बाखूबी जल्दी से निपटा के और उसी तरीके जैसे वो चाहते हैं, बिल्कुल, तो वो कमाल की बात थी। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्टार कास्ट की बात कर रहे हैं, आप अपने बहुत बड़े बड़े उम्दा एक्टरों के साथ काम किया, जैसे कि ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, सुशांत सिंह राजपूत, रोहित शौरी, तो इनका किस तरह से बिहेवियर होता है सेट पे? आप मनोज बाजपेयी जी के साथ आपने काम किया हुआ है। मनोज भाई के बारे में बताऊंगा, बड़ा अच्छा इंसिडेंट है मेरे साथ हुआ। मैंने बताया जैसे कि मैं बड़ी जल्दी तो नहीं, मतलब कुछ कस्में खा लेता था कि मैं ये नहीं करूंगा, हाँ। तो मैं इसमें हूँ ऐसा है, और मैं कसम खाना मेरे लिए ना बिल्कुल भी हलवा की तरह नहीं है। मैं कसम खाता हूँ तो उसे निभाता हूँ, क्योंकि कसम खाना बड़ा आसान है, निभाना बहुत मुश्किल। तो मनोज भाई के साथ बड़ा अच्छा इंसिडेंट है। मैं अय्यारी फिल्म कर रहा था जी, तो नीरज पांडे जी की फिल्म, और बहुत एक्साइटेड, 1 हफ्ते का मेरा शूट डेट मेरे पास, मुझे लगा बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहा हूँ, कोई वैनिटी भी नहीं है और ये और वो। बट जब पहले दिन मैं वहां पहुंचा सेट पे, मैं ड्राइवर बना हुआ था मनोज भाई का, तो जिस गाड़ी को मुझे चलाना था वो स्कॉर्पियो थी ब्लैक कलर की, मैं जाके उस पे बैठ गया, मनोज भाई आने वाले थे। आई एम सो एक्साइटेड कि मनोज भाई, क्योंकि मैं जब सत्या आई थी तो मैं ऐसी घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता था, उम्र भी छोटी थी। मुझे अभी याद है वो सपने में मिलती है गाने में मैं बहुत डांस किया करता था शादी ब्याह में, तो लोग मुझे कहा करते थे तुम मनोज भाई लगता है। और हम एक्टरों के लिए मनोज भाई हो गए, नसीर साहब हो गए, ओमपुरी साहब हो गए, नाना पाटेकर हो गए, यही लोग इंस्टीट्यूट है, यही लोग हमारे लर्निंग, ये सब कुछ है, हमने इनको देख देख के सीखा, समझा, सपने बुने। तो जिनको देख के आप सपने बुनते हो, वो उनके साथ जब मौका मिलता है तो आप एक्साइटेड होते ही है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मनोज भाई आएंगे और मैं उनके साथ बहुत सारी बातें करूंगा, क्योंकि गाड़ी में तो मैं और वही होंगे बस। अब वो आए, मैंने उन्हें प्रणाम किया, वो बैठे पीछे, मैं आगे गाड़ी चला रहा हूँ सीट में, और बीच में मैंने बहुत सारी बात करने की कोशिश करी, बट मुझे आभास हुआ कि शायद दादा मुझे ना समझ रहे कि कोई ड्राइवर ले लिया है, ये एक्टर नहीं है। क्योंकि उस पूरे मेरे सीन में, मतलब जितने भी दिन मेरा काम था, उसमें मेरा एक ही डायलॉग था, उसके 1000 वेरिएशन थे, जी जनाब। मतलब वो मुझसे पूछ रहे हैं, राम सिंह नाम का शायद, राम सिंह, जी जनाब, पीछे कोई गाड़ी है, जी जनाब, तेज चलाओ, जी जनाब। तो जी जनाब के वेरिएशन थे, मेरे पे कोई लाइन ही नहीं थी। तो मुझे ये बात समझ आ गई शाम तक कि ये मुझे शायद एक्टर नहीं समझ रहा, उनको लग रहा है कोई यूनिट का बंदा गाड़ी चलाता, उसे बैठा दिया चलो। तो मैंने मन में सोच लिया, मैंने कहा दादा से अब बात नहीं होगी, अब किसी अच्छी सेट पे बात होगी, अब बात नहीं होगी। तो बस अगले 6 दिन तक मैंने उनसे कोई बात नहीं करी, सिर्फ वो आते थे प्रणाम, जाते थे प्रणाम, तो कसम खा ली। तो ऊपर वाले ने मेरी कसम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचा। उसके बाद ही मुझे सोनचिड़िया मिल गई, सोनचिड़िया के
रीडिंग के लिए मुझे बॉम्बे बुलाया गया। जब बॉम्बे हम मिले तो जब रीडिंग टेबल पे बैठे थे तो बाय कोइंसिडेंट दादा मेरे सामने ही बैठे थे। तो अभी रीडिंग शुरू नहीं हुई थी तो मैंने उनसे बोला, मैं दादा प्रणाम, पहचाना नहीं? मगर दादा यारी में आपका ड्राइवर बना। अच्छा अच्छा। मैं दादा वहां मजा नहीं आया। कल तो अब बियडन में मजा ले लियो, ऐसा बोलो। तो बड़ा मजा आया उनके साथ। बहुत कमाल के इंसान है। एक्टर तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन चूंकि मैंने उनके साथ प्रत्यक्ष में रहा उनके साथ और काम किया है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ना सिर्फ मनोज भाई, रणवीर शौरी है, वो इतने सीनियर एक्टर, मैं उनके साथ 3 फिल्में कर चुका हूँ। शुरुआत दौर की बड़ी अच्छी शुरुआत उन्हीं से हुई थी हाँ। उसके बाद मोह माया मनी मैंने करी, उसमें मैं मेन लीड नेगेटिव था। उसमें वही फिर सोन चिड़िया थी। तो उन्होंने मतलब इतने बड़े एक्टर होने के साथ साथ वो इतने हम्बल है ये लोग सब कि अपने को एक्टर को बिल्कुल कंफर्ट करते हुए, और अगर उन्हें लगता है कि यार ये यहाँ गलत कर रहा है, इसको ये बताना चाहिए तो बताते हैं वो लोग। तो इतना कमाल की चीज है ये, मजेदार। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा, मनोज भाई, आशुतोष राणा, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, सबके साथ काम किया। और जितने ये लोग बड़े हैं उतने ही ये लोग हम्बल हैं। सैफ सर के साथ तो मैं 1 महीना काम किया हम लोगों ने विक्रम वेदा में। सुशांत सिंह राजपूत के साथ सुशांत कमाल के इंसान थे भाई। इतना हाईली एजुकेटेड और एस्ट्रोनॉट का शौकीन, अपनी दूरबीन लेके खुद ही चलता था बंदा। और बहुत पढ़ने का शौकीन। उनके जो मैनेजर थे उनके पास हमेशा कोई ना कोई किताब नॉवल रहती थी हाथ में। जब भी खाली टाइम मिला वो या तो पढ़ते मिलेंगे या हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनते मिलेंगे। तो इतना कमाल का एनर्जेटिक आदमी, बहुत कमाल का। और हमारी काफी अच्छी समय कटा उस दौरान। हम लोग जब भी एक सीन है जिसमें सोन चिड़िया में जहाँ वो ऊंट पे अपने आप को देखते हैं, सीक्वेंस है वो, ड्रीम सीक्वेंस है का। वहां पर हम लोग उस लोकेशन पे कुर्सियां लगा के बैठे, तो वहाँ गाने गा रहे हम लोग। मैं उनको नुसरत साहब के गाने सुना रहा हूँ। अरे यार तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। तो बहुत अच्छा जॉली नेचर होता है, बहुत प्यारे इंसान। ठीक है, क्या हुआ कैसे हुआ, मैं उसके लिए बहुत मन में ये है कि एक अच्छा इंसान हमारा हमसे हो गया और चले गए, मिस्त्री रह गई उनका जाना। तो सुशांत जी के साथ बहुत मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। और एक बात और इसमें कहना चाहूंगा कि जिस समय उनकी डेथ हुई थी उसके बाद मेरे पास काफी फोन आए कि सर आपका इंटरव्यू करना है, कोई ऐसी बात जो अब तक पब्लिक को ना पता हो, आपने तो इसका समय बिताया। तो मैंने कहा देखो ये सब मेरे को ना पता है, ना मैं ऐसा कुछ झूठ बोलूंगा। सिंपली एक एक्टर जैसा सेट पे एक दूसरे के साथ व्यवहार करता है, जितनी देर मिलता है जैसा, वही हमारे बीच में था। कोई बहुत स्पेशल नहीं था। एक एक्टर को एक्टर के साथ जितनी बॉन्डिंग के साथ बॉन्डिंग उस समय जिस समय हम सेट पे होते हैं उस समय 2 एक्टर की बॉन्डिंग बहुत ही कमाल की होती है और होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को काम करना है साथ में। वही उनके साथ थी। अगर इससे अलग बात करेंगे तो इंसान बहुत ही कमाल थे, बहुत ही जी। सर फिल्मों की बात हो रही है तो आपकी फिल्म आई हुई है अभी उबरमैन MX पे, तो इसके बारे में क्या कहना है आपको? इसके बारे में क्या कहना है? 9.4 रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 IMDb से। हाँ। और कमाल की फिल्म है और मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है। यूं तो मैं बहुत फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन उबरमैन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल। सर स्पेशल फिल्म की बात हो रही है तो हमारे पास एक स्पेशल सरप्राइज है आपके लिए। हमने ग्रुव नेक्सस के स्टूडियो में खास मेहमान बुलाए हुए हैं, उबरमैन के प्रोड्यूसर सुशील वशिष्ठ जी। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम उबरमैन के प्रोड्यूसर का। गजब, क्या बात है। आओ आओ आओ, हम ये क्या करा भाई। आइए। ये ना सरप्राइज देने की आदत है मेरे को भी और इसको भी, ठीक है। ये कभी कभी मुझे सरप्राइज कर देता है, कभी कभी मैं इसको सरप्राइज कर ये तो सच में सरप्राइज हो गया। मजेदार। तो पता नहीं था आपको कि ना बताया ही नहीं। मैंने खुद मना किया था कि बताना। बढ़िया भाई, सरप्राइज हो गया सर। और गुड। सर अभी सर बता रहे थे उबरमैन को 9.4 की रेटिंग मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? फ्रैंकली स्पीकिंग कभी कभी लगता है ऐसे सपना देख रहे हैं। और कभी सोचा नहीं था
और ये सोच के किया भी नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर सोचा था कि जो करेंगे अपने दिल से करेंगे, अच्छा करेंगे। जी सर, आयरिश फिल्म्स की पहली फिल्म है ना? तो इससे पहले आयरिश म्यूजिक था, तो म्यूजिक से फिल्म में आने का किस तरह सोचा आपने? पहले आयरिश फिल्म ही था, अच्छा, आयरिश म्यूजिक बाद में आया। हाँ। लेकिन मार्केट में या लोगों के सामने आयरिश म्यूजिक पहले आया, आयरिश फिल्म बाद में। फिल्म बाद में रिलीज हुई। उसका रीजन मैं बताता हूँ। हम दोनों ही वैसे हम बचपन के दोस्त हैं। अच्छा जी, हाँ, वो नेपोटिज्म बोला जाता है ना, बिल्कुल वही है। दोस्त ने दोस्त तो ले लिया। क्या बात। और इस फिल्म को हम जब शुरू करने वाले थे तो हमने इस फिल्म के बारे में सोचा था, तो इसने मुझे रात को बहुत गालियां दी थी। काम ही गाली वाले थे। और इसका अपना संघर्ष रहा है, और वो संघर्ष मैंने देखा है। जी, हम सालों तक नहीं मिलते थे, लेकिन उस दौरान इसकी कहानियां मेरे पास पहुंचती थी। तो जो संघर्ष इसने किया और जो इसकी काबिलियत है, मैं कभी कभी सरप्राइज होता था कि ऐसा क्यों होता है। मैं इस फील्ड से नहीं था जी, ये, लेकिन हम बचपन के दोस्त हैं। हम एक दूसरे के बारे में जानते थे ही, हम सालों नहीं मिलते थे। जी, और एक्चुअली माय सन इज ट्रैवल ब्लॉगर, जी। तो ही लव कैमरास, तो उसका एसआरसी कोर्स भी किया उसने, एक्टिंग कोर्स। जी। एसआरसी से ही डन। हमने सोचा नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसने फिल्म ने खुद को अपने आप को बनाया। करेक्ट। क्या बात। हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, हम ये नहीं पता था कि हम कल क्या करने वाले हैं। नहीं, हम मेरे ख्याल से पहली मीटिंग के बाद 15 दिन बाद तो फ्लोर पे थे हम। हाँ, प्री तो हुआ ही नहीं इस फिल्म का, तो था ही नहीं। मैं बॉम्बे जा रहा था, विक्रम वेदा की शूटिंग चल रही थी। उस दौरान इसने मुझे कहा कि हम यूट्यूब के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा यार ये यूट्यूब मुझे पसंद नहीं भाई, मैं तो नहीं करूंगा। मतलब मेरे पास ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट कभी मुझे ऐसा लगा नहीं यूट्यूब के लायक है। हाँ। कुछ हो धमाकेदार, या तो बहुत लोग तो कर रहे हैं उसपे, तो यार धमाकेदार होना चाहिए वहां के लिए। वहां पे ऑडियंस बहुत बड़ी है जी, यूट्यूब की ऑडियंस बहुत बड़ी है। अब बड़ी ऑडियंस के लिए आपको बड़ा सोच समझ के चीज देनी चाहिए, कुछ भी नहीं दे सकते आप। तो मैंने कहा नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये लग गया नहीं करते हैं यार, करते हैं। तो फिर आशीष जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, मैंने बताया कि यार ऐसे है लड़का, उसको एक यूट्यूब के लिए फिल्म बना चुका है, तो हम उसकी स्टोरी एक मीटिंग कर ले। तो मैं बॉम्बे जा रहा था, इन्हें कहा तू आ जा बॉम्बे से, फिर मीटिंग कर लेते हैं। तो आशीष को मैंने ये बात बताई। आशीष कहने लगा दे भाई आप जब तक आओगे तब तक हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, हम मिल तो लेते हैं आपस में। तो ये मना भी कर रहा था कि नहीं तेरे बगैर नहीं मिला। मैंने मिल ले यार। तो ये लोग मिल रहे हैं सुबह, मैं मेरे पे फोन आ रहे हैं आशीष के, भाई मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, दे भाई यहाँ पहुंच गया हूँ। अच्छा और कहाँ जाना है? तो मैं रास्ता बता रहा हूँ उसे, पहुंच गया इसके घर। अब मीटिंग के बाद से मुझे शाम तक रात तक कोई फोन नहीं किसी का, दोनों में से। जी, रात को इसका फोन आ रहा है, भाई मैंने डन कर दिया, फिल्म डन हो गई। डन दे, मैंने उसको टोकन दे दिया। अरे मैंने कहा ये क्या है, अभी हो रहा था कि मैं मीटिंग ही नहीं करूंगा, अब टोकन दे दिया मुझसे बिना पूछे। खैर जो चीज होनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वहां से शुरुआत हुई, और उससे शुरुआत हुई। और हमने यूट्यूब के लिए करना था, तो हम पे बहुत बजट नहीं था, बहुत छोटे से लेवल पे हम चाह रहे थे कि चलो चीज कर लेते। फिल्म ऑन शूट बड़ी हुई है। चलो अच्छा। सर ये कैमरे से थोड़ा बड़ा होता है, ये वाला ले लें, हाँ ले लो भाई। अब क्योंकि ये जिस भी लाइन से आए हैं, या हर आदमी की अपनी स्कूलिंग होती है कि मुझे किस लेवल का काम करना पसंद है, तो वही इसकी आदत ये रही है कि बेस्ट करना है यार, जो भी मेरे पे हो सकता है मैं बेस्ट ही करूंगा। अब बेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। आप कैमरा 10,000 रुपए वाला भी ले सकते हो, और आप 50,000 लाख रुपए पर डे का कैमरा भी किराए का ले सकते हो, तो वो तो लिमिटेशन खत्म। बट आपका बेस्ट क्या है? मैं जो कर सकता हूँ मनोज भाई के बराबर नहीं हूं मैं, लेकिन वो मेरा बेस्ट क्या है, मैं अपना बेस्ट देखूंगा। तो वही इनका तरीका था। इन्होंने चीजों को जो जितनी ताकत से कर सकते थे वो बढ़ाते गए। ऑन शूट हम फिल्म कब बड़ी हो गई, बल्कि पोस्ट पे हमारा ज्यादा खर्चा हो गया। दिल्ली में एडिट हुई, DI हुआ, फिर बॉम्बे में दोबारा से एडिट हुई, DI हुआ। क्या बात है।
और हमें पता नहीं था कि फिल्म में इतने बड़े बड़े गाने आ जाएंगे, तब तक तो ये गाने भी नहीं थे। इतना प्यार मिल रहा है लोगों को। वो इतने फोन आते हैं ना, तो लगता है हमने क्या स्पेशल किया है। लेकिन इसने मुझे झूठा भी साबित कर दिया भाई। मैं सच में अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था मेरे अड़ोस पड़ोस नियर बाई दूर दूर जानकारी में भी कोई फिल्म लाइन में आए। मैं कभी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जीवन भर सिर्फ संघर्ष देखा है। आज भी मेरा संघर्ष ही चल रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता था कि यार इसमें कोई आए, लेकिन मैं इसे भी नहीं चाहता था, बहुत मना करता था, लेकिन इसने मुझे झूठा साबित कर दिया। फिल्म बना दी और फिल्म बहुत कमाल की बना दी है। अब ये गाने बना रहे हैं और गाने भी बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं, तो जी इतनी तसल्ली है कि चलो यार कुछ गलत नहीं हुआ है। हाँ, जब लोगों का इतना प्यार देखते हैं, इतना सम्मान मिल रहा है, तो खुद पे भी प्राउड फील होता है कि हाँ यार हमने जो हम करना चाहते थे, जो हम मेरी एक इच्छा थी कि बेस्ट करेंगे, तो वो दिखाई दे रहा है लोगों की, हमने अपनी तरफ हमारी मेहनत लोगों को पसंद आ रही है। तो हम मैं कल ही तुम्हारे कहने पे वो YouTube पे हमारा ट्रेलर पड़ा हुआ है, तो उस पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो करीब पता नहीं 200 की लपेट में कुछ है। तो मैं एक एक मैंने मैसेज पढ़ा है, कमेंट पढ़े हैं, एक सिंगल कमेंट ऐसा नहीं है जो नेगेटिव बोल रहा हूँ, एक सिंगल, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ आदमी के मन में जो आता है लिख देता है, मतलब उसे बुरा लगेगा नहीं। हाँ, आप उसको सामने वाले को जानते हैं। एक सिंगल कमेंट ऐसा नहीं था जिसमें ये हो कि यार क्या बकवास बनाया तुमने, तो क्या बढ़िया चीज बनाई यार तुमने, मजा आ गया। तो उबरमैन का आइडिया कैसे आया सर? मतलब इतनी सारी आपको YouTube पे हम इसको छोटी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर सोच रहे थे, तो शाम को 5 बजे हम जब उठे हैं, तो वी डिसाइडेड कि वी आर गोइंग ऑन द फ्लोर, तो हु विल बी द एक्टर। हाँ, तो देव भाई का तो कंफर्म था कि देव भाई तो विल बी देयर। नॉट द नेपोटिज्म। अगर देव भाई को पता होता कि वो इस रोल के अंदर नहीं फिट हो रहे, तो ये वहां पे होते भी नहीं। हाँ, तो जब ये कॉन्सेप्ट आया था, तो वो एक मेन लीड कैरेक्टर कौन था? कैब ड्राइवर। तो कैब ड्राइवर के अंदर देव भाई डायरेक्टर को दिखाई दे रहे थे, इवन जब कॉन्सेप्ट सुन रहा था मुझे भी दिखाई दे रहे थे। तो वी डिसाइडेड के द लीड वुड बी देव भाई। हाँ, मतलब मेहनत से ही मिला है ये रोल मुझे, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसे नहीं मिला, ठीक है ना। हाँ, ऐसे तो मेरा बेटा भी था, मैं उसको भी ला सकता था, उसको भी कैब ड्राइवर बना सकता था। हाँ, तो धीरे धीरे फिर लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे गाने इतने बढ़िया और बड़े आ गए। हरिहरन साहब का गाना इसमें हरिहरन जी तो हमारे लिए वरदान साबित हुआ। संकल्प का म्यूजिक है इसके अंदर। हाँ, और वन फाइन डे हम सोच रहे थे जब एडिट पे बैठे हुए थे कि यार इसके अंदर थोड़ा सा कोई गाना भी हो, क्योंकि इतनी ड्यूरेशन तो है नहीं। हाँ। लेकिन गाने भी, अब मैं म्यूजिक लवर हूँ, मुझे गानों से, म्यूजिक से बहुत प्यार है, तो मेरे को गाना होना चाहिए, गाना होना। तो somehow we got जावेद अली सॉन्ग जी। तो वी डिसाइडेड कि चलो ये जावेद अली वाला सॉन्ग जो है इस फिल्म के अंदर जाएगा, लेकिन उस जो गाने की फील थी वो इस मूवी के साथ नहीं जाएगी, तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज। अब क्या करें? तो अब वो गाना बना बारिश में। फिल्म के दौरान हमें लग नहीं जाता इसमें गाने की कोई गुंजाइश है। हाँ। ये वैसी फिल्म नहीं है। हाँ। जहाँ मतलब जो भी लीड है, मान लो वो कोई गाना गा रहा है और ऐसा करो, ऐसा कुछ है नहीं, सारे गाने बैकग्राउंड में हैं। हाँ। तो स्टार्टिंग में तो कोई गाना दिख ही नहीं जाता, बट फिर जब हमने इस पे चर्चा शुरू करी कि यार इसमें कुछ गाना होना चाहिए, संकल्प के साथ बैठे, इन्होंने भी इस पे बात करी, हम सीटिंग। वो बारिश का ही दिन था, मुझे याद है। तो मैं संकल्प के स्टूडियो में बैठा हुआ, मेरे ख्याल से 4 गाने आ गए इसमें। तो गाने भाई संकल्प के उसके पहले मुंह से ये निकला कि सर ये गाना हरिहरन जी की आवाज में अच्छा लगेगा। मेरे पागल हो गया, मैं औकात देखे पागल हो गया। लीजेंडरी लोग हैं, कहते ट्राई तो जरूर करते हैं, और वो इतने बड़े लीजेंड हैं, जहाँ चाह ऐसे बाहर आए। नहीं, उनकी मैं क्या अब उनको गाना जब हमने भेजा तो मतलब एक बार भी सिंगल टाइम ये नहीं हुआ कि यार नहीं ऐसा वैसा। उनका फोन आया, उन्होंने बोला कब आ रहे हो? क्या बात।
मतलब मेरे अभी भी हाथ में पसीना आ गया। तो उनकी एक शर्त थी कि बस मेरे स्टूडियो में यहीं पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। स्टूडियो मतलब उसी वक्त फिर हमने प्लान किया। हाँ, और वहाँ पे जाके हमने रिकॉर्ड किया। हाँ, और आज देखो फिल्म के अंदर जब आप उस गाने को सुनते हैं, उसको फील, मतलब वो अपने आप में महसूस कर पाती है ऑडियंस उस गाने को, उस सीन को। ऐसी अर्पिता है। अर्पिता का देखिए आप, अर्पिता ने कितना खूबसूरती से फिल्म के अंदर है। अमित मिश्रा का देखिए, शुरू होते हैं। ये बात मैं इस फिल्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा ये होता है कि फिल्में बनाई नहीं जाती, बन जाती है। तो ये बनी है, हम लोगों की पूरी ताकत से बनाए। हमारी औकात नहीं है हम कहें कि हमने फिल्म बना दी, ये फिल्म बन गई। सर, सेट पे ऐसा कोई किस्सा जो आपको बहुत याद हो ऊबरमैन की शूटिंग के दौरान? मैं इससे बच रहा था कि मैं इसके सामने नहीं आना चाहता था। हाँ, ये सेट पे होता था, मैं इससे दूर से खड़े होकर देखता था। मैं देखता था इसका शॉट खत्म होना तो मैं भाग जाता। ये सबसे बड़ा इंसिडेंट क्योंकि मुझे पता था ये आने के बाद मुझे 2 गालियां और देके जाएगा। मजाक था वो। तो बहुत एंजॉय करा हमने, और ऐसा लग ही नहीं रहा था मुझे कि मैं कोई, क्योंकि मेरा काम है। और हम जब काम पे जाते हैं तो काम की तरह से ही एक काम वाले आदमी को अपनी जगह पे जाके जो फील आता है वो, लेकिन ये वो सेट नहीं था। यहाँ हंसते खेलते बात करते, और कब वहाँ पे वो कैमरे की वो हो रही है और हम दोनों, यही है कि मुश्किलें भी आई शूट करने में कुछ। परमिशनों को लेके दिक्कत थी, हमें परमिशनों के बारे में पता नहीं था। अच्छा, अब ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई एक्सपीरियंस एक्टर हैं जो सब पता, तो भाई मेरे को एक्टिंग का पता है, मुझे प्रोडक्शन का नहीं पता है। मैं थोड़ी प्रोडक्शन करता हूँ भाई। तो वहाँ पे तो काफी टेक्निकल। हाँ, मतलब मैं ज्यादातर सेट पे नहीं होता। माय सन वाज देयर। हाँ, वही। लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छे से निभाया, बहुत अच्छे से, उसकी पूरी टीम थी। और जो भी हर्डल्स आए उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला, उसको टैकल किया। और आते ही हैं हर्डल्स होते हैं। और इवन बाकी के जितने भी हमारे एक्टर फिल्म के अंदर, जितने भी एक्टर हैं, इतना सपोर्ट करा है सबने ना। मैं तो चलो मेरे घर की फिल्म है तो जी मुझे तो करना ही था, नहीं ऐसा नहीं, सब ने, मतलब मैं किसी लूंगा नहीं, बिकॉज सबके ले नहीं पाऊंगा, याद नहीं है तो ये गलत हो जाएगा कि हमारे को ले लिए, तो मैं नाम सबके नहीं लूंगा। बट एक एक एक्टर जो है फिल्म के अंदर कमाल है, कमाल, सबने बहुत अच्छे से काम। मैंने खुद फिल्म देखी है तो वहाँ पे आपने जो स्टार कास्ट चुने हैं वो बड़े उम्दा है, मतलब उस रोल में उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था मुझे लगता है, तो वो आपने कैसे चुने? ये सब आशीष, ये डायरेक्टर की, हाँ, वो पहले काम, अच्छा ज्यादातर एक्टरों के साथ आशीष काम कर चुका था। हाँ जी, कुछ ना कुछ, तो सबकी स्ट्रेंथ जानता था कि ये एक्टर का क्या स्ट्रेंथ है, ये इससे मैं कितना करवा सकता हूँ, या इसमें कितनी दम है, या ये क्या निकालेगा, तो सबके बारे में वो जानता था। हमने कोई कास्टिंग डायरेक्टर हायर नहीं करा था, सब आशीष की कास्टिंग थी। आशीष और हमारे हेल्प कर रहे थे जिलानी पाशा। हाँ, मोहम्मद जिलानी पाशा, हाँ, उसने बहुत हेल्प करी, बहुत नहीं, बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी टीम ने एक खूबसूरत। एक नाम जरूर लूंगा इसमें, साहिल सेठी का, क्योंकि ये अगर हम कहेंगे कि उलझा हुआ अगर माजा पड़ा था तो उसमें जो सिरा था वो साहिल था, इस फिल्म की सिरा वो था। मैं हरिद्वार शिफ्ट हो गया था लॉकडाउन के समय, तो साहिल, मैं आशीष को जानता नहीं था, साहिल का ने मुझे एक लिंक भेजा था जो इन्होंने द लिफ्ट करके एक यूट्यूब के लिए 4 एपिसोड का बनाया था, तो साहिल ने उसमें काम किया था, उसने मुझे भेजा था, दादा देखना कैसे। मैंने जब वो चारों देखी तो मैंने साहिल को फोन किया और मैंने बहुत तारीफ करी साहिल की भी और डायरेक्टर की भी। डायरेक्टर को जानता नहीं था, तो साहिल ने कहा कि दे भाई वो डायरेक्टर आपको जानता है और उसे बड़ा अच्छा लगेगा आपकी मुझसे इतनी तारीफ सुन के, तो मैं उसको नंबर दे रहा हूँ, आप उठा लेना। मैंने ठीक है, तो उसका फोन आया, तो हमारी पहला कॉल 2 घंटे का था। 2 घंटे का, खाना भी खा लिया, वॉक भी कर ली, अब सोने दे भाई। तो वो साहिल से ही शुरू हुआ, और इसीलिए साहिल भी उस फिल्म में है, हमारे में मेन लीड में है, वो राइटर बना है, तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहा इस फिल्म के अंदर, और बड़े मजेदार। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वक्त देने के लिए, और अब मैं आपसे स्पेशली कहना चाहूंगी, अब तो आयरिश फिल्म्स की फिल्में आती रहेंगी तो आपको कैमरा फ्रेंडली हो जाना चाहिए। थैंक यू, आई विल ट्राई।
अब तो सर आपको आना है, बताना है फिल्मों के बारे में लोगों को। शायद मैं कभी नहीं बता पाऊंगा। उसका रीजन है, मैं एक्चुअली देखने वाला हूँ जी। मैं बनाने वाला नहीं हूँ। मैं जो ये करते हैं मैं वो देखता हूँ, मुझे पसंद आता है तो मैं बोलता हूँ उसको। तो शायद मैं ऐसे ही रहूँ तो अच्छा है। तो व्यूअर्स से अच्छा कौन ही बता सकता है? बस मैं व्यूअर ही रहना चाहता हूँ, मैं वो नहीं बनना चाहता। हाँ ठीक है, टेक्निकली कुछ होती हैं, हर काम की होती है, हम सीखेंगे बिल्कुल। और आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है हम उबरमैन 2 के साथ में आपके सामने बैठे हों। बिल्कुल सर, आनी चाहिए सर उबरमैन 2, और मुझे लगता है ऑडियंस जनता बहुत प्यार देगी। सस्पेंस पे खत्म हुई है उबर, मैं बिल्कुल सस्पेंस नहीं खराब करूंगी। तो बिल्कुल आनी चाहिए उबरमैन, और हम सब देखेंगे, जनता देखेगी। थैंक यू सर, बहुत प्यार मिलेगा। मुझे लगता है 9.4 की अभी रेटिंग है, 10 भी मिल सकती है। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सर अभी लाइफ लेसन उबरमैन की बात हो रही थी, तो एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर और फिर थिएटर, आपका सबसे बड़ा लाइफ लेसन जो आपने सीखा अभी तक, आपकी 36 साल जो आपने इंडस्ट्री को दिए हैं, फिल्म इंडस्ट्री को, इसमें कुछ ऐसा कोई? देखिए, सफर, हम रोज एक नए सफर में होते हैं, कोई लंबा कोई छोटा, सफर ही है, जीवन ही सफर है। और जब हम जहाँ खड़े होते हैं, सफर का मतलब होता है उससे पहले का समय जो हमने बिताया है, कैसे किया। तो लेसन यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना हारना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। मैं हारा नहीं, बहुत 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 वजह थी हारने की जी। तो एक शेर मुझे याद आ जाता है कि मौत आने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं। बिल्कुल, मौत आने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जंग अभी जीती नहीं है और मैं अभी हारा नहीं। क्या बात। तो ना हारना ही सबसे बड़ी चीज है। और मैं एक बार जरूर कहूंगा देखने वालों से कि पहले तो आप ये तय कर लें कि जो आप कर रहे हैं क्या आप उसमें पूर्ण हैं जी, क्या आप उस चीज को सही से कर रहे हैं, क्या आप उस काम को जानते हैं जी, समझते हैं। क्योंकि कोई भी काम हो दुनिया में, एक्टिंग को हटा दो, मैं एक्टर हूं तो क्या मैं सामाजिक नहीं हूं क्या? दुनिया मुझे देखती नहीं क्या? मेरे भी बच्चे हैं, सब चीजें, दोस्त हैं, यार हैं, सबका परिवार है। तो गलत फहमी में ना जिए। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे 90% मार्क्स आ रहे हैं, तो ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता तो कैसे आ रहे हैं। तो आप अपने आप से पहले अंदर झांक लो, क्या वो नकल करके आ रहे हैं, क्या वो रट्टा मार के आ रहे हैं, या वो समझ के आ रहे हैं। समझ के अगर 60% भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है वो 100% है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर वो रट्टा मार के आ रहे हैं या आपकी किसी टेक्निक से आ रहे हैं गलत, तो फिर वो 99% वाले भी खराब है। तो आप जो है किसी भी काम को करें समझ के करें, और जब आपको ये समझ आ जाए कि ये मेरे लिए बना है, मैं इसके लिए बना हूं, तो फिर किसी की इधर उधर सुनने की जरूरत नहीं। सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा सर आपके इस सफर में, जब आपको लगा कि आप हार रहे हैं? मैंने कहा ना, 2011 से 13 का जो सफर था वो एक ऐसा सफर था जहां मैं ब्लैंक हो गया था, ब्लैंक बिल्कुल। क्योंकि 75 का जन्म है, तो अगर 2011 की बात करें तो 75 और 25 और 35-36 साल की उम्र हो गई जी। 36 साल का अगर उम्र में बच्चे हो चुके थे, तो ना तो मैं कुछ करने का रहा, ना कुछ सीखने का रहा। अगर मैं ये कहूँ मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, तो ना तो मैं कुछ और सीखने की उम्र का रहा, ना मैं किसी को कुछ कर जानता हूँ जो मैं कर पाऊँ जी। तो मैं ब्लैंक इसलिए हो गया था कि अब मैं करूंगा क्या लाइफ में, होगा क्या है मेरा। बॉम्बे से मुझे निकाल दिया गया है, बॉम्बे ने मुझे फेंक दिया है, बॉम्बे ने मुझे पकड़ा नहीं, मैं टिक नहीं पाया, और एक्टर के लिए बॉम्बे से बड़ी कोई जगह नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी लाइफ खत्म। तो वो जो 2 साल थे ना, वो मेरे लिए बहुत गंदे थे। बाकी टाइम में गंदे समय को भी मैं झेल गया था, क्योंकि मेरे पास एक उम्मीदें थी, एनर्जी थी कि मैं करूंगा। जहां तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करूंगा। सर ये तो आपके करियर की बात हुई, प्रोफेशनल बात हुई, थिएटर की बात हुई। पर्सनल लाइफ पे थोड़ा आते हैं, आप अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ बताइए। 2009 में आपकी शादी हो गई, तो उससे पहले कोई प्रेम संबंध आपका रहा हो, शादीशुदा जिंदगी कैसी थी आपकी? जितना बुरा देखने में हूँ उतना ही जवानी में भी था। अरे नहीं सर, मैंने फोटो देखी है आपकी। नहीं, तो मेरी कोई लव लाइफ नहीं है।
ये है कि जो धर्मपत्नी है हमारी मैडम है, बस वही हमारी सब कुछ है, और ईश्वर ने उन्हें वरदान के रूप में दिया है। मुझे लगता है वैसे सभी कहते होंगे, क्योंकि हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, ये कहा ही जाता है, इसमें कोई दो राह नहीं है, चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो। तो औरतों का तो आदमी के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा। तो हमारी पत्नी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, और आज वो उसी की बदौलत है, क्योंकि होता क्या है कि माँ बाप के बाद आपकी पत्नी के पास एक अधिकार होता है जी। और इतना बड़ा अधिकार होता है कि वो आपकी जिंदगी को पूरा बदल सकती है कि नहीं ये करना ही नहीं, तुम्हें ये करना है। इतना अधिकार मतलब माँ बाप के बाद अगर किसी के पास आता है तो पत्नी के पास है। तो वो मेरे लिए अच्छी बात थी कि मेरी पत्नी जब आई मेरी जिंदगी में, उन्होंने जब मुझे थिएटर करते हुए देखा, लगे 1.5 साल लगे इस बात को, तो मैंने जब पहला प्ले उनको दिखाया तब उन्होंने मुझे पहली बार बोला कि देव आपको एक्टिंग ही करनी चाहिए, आप एक्टिंग करो। तो मेरे बहुत बड़ी ताकत थी कि मेरे घर में मुझे सपोर्ट मिल गई है, तो वो बहुत कमाल था। जब बच्चे हुए तब तो बहुत संघर्षों का दौर था, आप इतने आगे बढ़ गए, तो बच्चे कैसा सोचते हैं? मतलब ट्विंस हैं आपके? ट्विंस है, बेटा बेटी। और मैंने वो उतने मूली रोटी 555 बच्चे आते थे, वैसे ही गोलू मोलू बच्चे जुड़वा वैसे थे, बहुत सुंदर। और मेरा इतना बड़ा सर्कल था, प्रिंट मीडिया में भी मैं उनको ऐड करा सकता था, वैसे भी ऐड करा सकता था, बट मैंने नहीं कराया क्योंकि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अभाव था, है और तो रहेगा, क्योंकि उसको पूरा नहीं किया जाता, वो है एजुकेशन का, पढ़ाई का। तो मेरे दिमाग में यही चीज चलती रहती है कि मेरे बच्चे कैसे भी पढ़ लें, पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है। तो मैंने उन्हें कभी अपनी शूटिंग नहीं दिखाई, कभी उनको ये नहीं कोशिश करी कि ये लोग फिल्म लाइन में जाए, लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी का भाग्य नहीं छीन सकते। मेरे बेटे को घर बैठे बैठे एक फिल्म मिल गई और वो डेब्यू कर चुका है, मेरा ही बेटा बना है मेरी फिल्म के अंदर, हम बाप बेटे ने एक फिल्म कर दी है, वो अभी फेस्टिवल में चल रही है, बहुत कमाल की फिल्म है, स्टीफन अलेक्जेंडर उसके डायरेक्टर है, तो डेब्यू कर दिया है साहब ने। लेकिन मजे की बात यह है कि डेब्यू करने के बाद, सेट देखने के बाद, फिल्म करने के बाद, वो कैमरे की दुनिया देखने के बाद भी वो ये कहता है कि पापा मुझे नहीं करना, मैं पढ़ाई करूँ। तो ये मेरे लिए अच्छी चीज है। तो स्कूल में होंगे अभी स्कूल में दोनों 10th में। अभी बहुत प्राउड होता होगा उन्हें अपने क्लासमेट्स को, फेलोमेट्स को। हाँ, बेटी आजकल परसों ही बोली, पापा आप मेरे दोस्तों ने आपका ऑटोग्राफ मांगा है। मैंने कहा यार आप तो ऑटोग्राफ का जमाना नहीं है, तो फोटोग्राफ का जमाना, घर बुला ले, मैं फोटोग्राफ दे दूंगा। तो बहुत वो लोग खुश रहते हैं। पापा सबने देख ली मेरे साथ ऊपर में, और सब करे तेरे पापा है, वैसे और भी फिल्में देखी थी उन्होंने, लेकिन ये तो क्योंकि अभी एकदम ट्रेंड भी चल रही है, तो वो लोग बहुत खुश है। और हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चों को भी अपने माँ बाप पे प्राउड हो जाना चाहिए। हम तो उम्मीदें लगाए बैठे उनसे कि वो कुछ करेंगे तो हमें प्राउड होगा। सर एक छोटा सा गेम खेलते हैं, रैपिड फायर जी। मैं वर्ड्स बोलूंगी, जो पहला शब्द या कोई पहला वाक्य, कोई भी बात आपके दिमाग में उस वर्ड से रिलेटेड आती है तो आप बताइएगा। हिंदी में? हिंदी। भगवान, दया, रोमांस, सिनेमा, आत्मा, फैंस, जान के चले, दिल, चटोरी, पेशेंस, सब जरूरी, फैमिली, परिवार, उनके बिना कुछ, संगीत, म्यूजिक, आत्मा के पेड़ में डलने वाला पानी, स्ट्रगल, संघर्ष, आपके जीवन को तलाशने वाली, एंड में सर उबरमैन, ताज मेरे लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आशा करूंगी कि हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, आप ग्रुप नेक्सस के सेट पे आएंगे, हम बात करेंगे, ये बात यहीं नहीं रुकी है, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल। और हम आपको ऐसे ही बुलाते रहेंगे और आशा करेंगे आप आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी देखने वालों को भी मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अभी आपने देखा देव चौहान को, जाना उनसे उनकी फिल्मों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनके बारे में विस्तार में। फिल्मों की बात हो रही है तो उनकी फिल्म उबरमैन लाइव है MX प्लेयर पे, आप सभी जाएं, उसे देखें,
उस पर अपना प्यार बरसाएं। आप सभी को बहुत पसंद आएगी ऊबरमैन, और इसी तरह के कंटेंट के लिए जुड़े रहिए ग्रूव नेक्सस स्पॉटलाइट से। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to Groove Nexus Spotlight.